हाँ, तो पिछले क्वेश्चन तक हम कहाँ तक थे? हमने पिछले क्वेश्चन में एक होमवर्क दिया था, है ना? जो क्वेश्चन क्या था, अ मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ वेवलेंथ लैम्डा। एक मेटेलिक सरफेस है, उसको अपन किससे इल्यूमिनेट कर रहे हैं? एक लैम्डा लाइट की वेवलेंथ से इल्यूमिनेट कर रहे हैं, ठीक है? कर रहे हैं। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी। इस टाइम जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हुई वो थी वी, ठीक है? इसका वर्क फंक्शन तो कुछ फाई होगा, है ना? अच्छा, जब अपन इसी सेम मेटल को जब अपन किस वेवलेंथ से जब हिट करते हैं, जब 2 लैम्डा से जब हिट करते हैं, जब 2 लैम्डा से वेवलेंथ से हिट करा, वर्क फंक्शन तो रिमेन सेम, तब मेरी स्टॉपिंग पोटेंशियल वी क्या होगी, है ना? तो मुझे बस एक इक्वेशन ही पता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। इधर वेवलेंथ के टर्म में है तो इसको वेवलेंथ के टर्म में लिखेंगे एच सी बटे लैम्डा, और ये वाला क्या हो जाएगा एच सी बटे लैम्डा नॉट। अपन को यही लैम्डा नॉट ही फाइंड करना है, ठीक है? और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा मेरा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ई वी, क्योंकि इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी के फॉर्मेट पे दिया हुआ है। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। नाउ माई नेक्स्ट इक्वेशन इज, इसमें बनाओ काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन ई। अब v कितना होगा? अब v को v डैश कर देते हैं, ठीक है? अब एनर्जी कितना दिया? एच सी बटे 2 लैम्डा दिया। अब लैम्डा की जगह पे 2 लैम्डा दे रहे हैं ना, 2 लैम्डा दे रहे हैं, माइनस वर्क फंक्शन तो रिमेन सेम होगा एच सी बटे लैम्डा नॉट, ठीक है? एच सी बटे लैम्डा नॉट होगा। और इस टाइम स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था वो मेरा v बाई 4 था, इस टाइम v डैश नहीं था, v बाई 4 था। मुझे इसका वेवलेंथ फाइंड करना था। 2 इक्वेशन आ गया, 2 को इक्वेट कर दे बस। अब इधर से लैम्डा निकल जाएगा। या तो तू ई वी के जगह पे वाला वैल्यू को पुट कर दे, 1/4 बाहर ले ले। एक काम करिए, कर ई वी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच सी बटे 2 लैम्डा माइनस एच सी बटे लैम्डा नॉट, ठीक है? और ये ई वी की जगह पे ये वाले वैल्यू को पुट कर दे, क्या हो जाएगा? एच सी बटे लैम्डा माइनस एच सी बटे लैम्डा नॉट। अब 2 इक्वेशन आ गया, इज इक्वल टू 4 एच सी बटे 2 लैम्डा माइनस एच सी बटे लैम्डा नॉट। अब तो हो जाएगा ना, सारे का एच सी मर जाएगा। अब बस लैम्डा और लैम्डा नॉट के फॉर्मेट पे आ गया, तो इधर तेरा लैम्डा नॉट जो आएगा ना वो 3 टाइप्स ऑफ लैम्डा आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक। तुम्हें बस एक ही फॉर्मूला पता है फोटो इलेक्ट्रिक में, जो भी अपन करेंगे ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन, बस। क्योंकि आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही यही है, और फिर बस उसी को बस तोड़ते जाना है, बस उसी पे बस अब दिमाग लगाते जाना है कि कैसे कैसे करके उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है? अच्छा, तो आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ना, जो हमारी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होती है, अपन जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पढ़ रहे हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो अपन पढ़ रहे हैं, वो कौन से लाइट के नेचर को शो करता है? वो लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करता है। अपन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पढ़ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख ले या तो इमिशन लिख ले, कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। तो अगर तुम्हें 4 अगर ऑप्शन देगा, तो अगर तुम्हें बोल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा कौन से मतलब कि नेचर को शो करता है, देन यू व्हाट यू विल मार्क पार्टिकल नेचर को शो करता है। ऐसा क्यों शो कर देता है? क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था, लाइट जो है, लाइट फोटोन से मिलकर बनी है, और फोटोन क्या एनर्जी के पैकेट्स हैं, वो एक तरह से पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो इस पे ही ना मतलब कि 3 मतलब कि आर्गूमेंट्स दिए गए, ठीक है? 3 आर्गूमेंट्स दिए गए। तो ये बोलता है ना कि किस किस बातों पे मतलब ये क्या रीजन है कि लाइट जो है वो पार्टिकल नीचे शो करता है, ठीक है? ठीक है, तो इसका मतलब पहला रीजन जो होता है ना, वो है काइनेटिक एनर्जी मैक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी। ये पार्टिकल नेचर है, और पार्टिकल नेचर इन 3 बाटे पर डिपेंड करता है। ये वेव नेचर, मैं तुझे बोल रहा हूँ, तुम स्टूडेंट हो, इसकी क्या मतलब कि रूल्स है कि मतलब तू स्टूडेंट ही हो। तो बोलेगी कि मैं पढ़ती हूँ, है ना, मैं पढ़ती हूँ, मैं कोचिंग जाती हूँ, मैं क्लासेस लेती हूँ, और मैं
एग्जाम्स देती हूँ, तो ये तुम 3 बातें बताओगे कि जिसके कारण मैं समझ लूंगा यस यू आर ए स्टूडेंट। तो इधर ही ये बोल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को तो प्रूव करता है, बट उससे मतलब कि और हमें क्या पता चलता है जो कि दो बात मेरा वेव नेचर नहीं प्रूव कर पाता है। तो सबसे पहला बात है ना, रीजन 1, ये सेम रीजन बोर्ड्स में लिखने को आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला रीजन 1 जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्स। काइनेटिक एनर्जी मैक्स अपन को पता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी लैम्डा और वर्क फंक्शन पे। तो यही बात बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स डजंट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे तो नहीं डिपेंड करता है, डजंट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। अगर लाइट एक वेव होता, ये मेटल का सरफेस है, तुम्हें पता है वेव क्या करता है? वेव एनर्जी आया, इसने धीरे 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 करके इस सरफेस को गर्म करा, मतलब इसको एनर्जी दिया, और ऐसा एनर्जी दे दिया मतलब कि देखो जो वेव जो होता है ना, वो धीरे धीरे एनर्जी को सरफेस को एनर्जी देता है, ठीक है। वो डायरेक्ट एनर्जी एक बार में नहीं देता, वो धीरे धीरे सरफेस को एनर्जी देता है। धीरे धीरे मतलब सरफेस मतलब कि गर्म होता रहता, मतलब इसको इतना एनर्जी मिल जाता। अब इसको बस थोड़ा सा भी अगर डेल्टा ये अगर दोगे ना, बहुत छोटा सा भी अगर एनर्जी दोगे, तब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बट हमें क्या पता है, हम जैसे ही इस पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि ये देते हैं, फोटॉन्स देते हैं, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलती है, कोई डिले तो नहीं होता। देयर इज नो डिले इन टाइम, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन में कोई टाइम का डिले नहीं होता। इसीलिए अपन कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करती है। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर वेव नेचर शो करता होता, तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती, ठीक है। सबसे पहला ये बात हो गया। दूसरा ये क्या बोलता है? दूसरा ये बोलता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अपन को पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। अगर दी हुई एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, इसी को वर्क फंक्शन को ही अपन लिखते हैं ना, एच एफ नॉट, और ये एफ नॉट जो है मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो दी हुई अगर काइनेटिक एनर्जी की अगर फ्रीक्वेंसी, अगर दी हुई एनर्जी की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो तभी जाके मेरा ये निकलेगा। लेकिन अगर ये वेव नेचर होता ना, तो मतलब कि ये एफ नॉट से अगर कम भी अपना एनर्जी देते ना, तब भी मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाता। क्यों निकल जाता? क्योंकि वेव नेचर जो होता है ना, वो मतलब कि सरफेस को धीरे धीरे करके एनर्जी देता है, ठीक है। एक बार में एनर्जी नहीं देता, धीरे धीरे करके सरफेस को एनर्जी दिया, और मतलब कि जब एनर्जी जब उसकी पूर्ति जब हो गई, जब मतलब कि अब जस्ट निकलने ही वाला हो, तो मतलब कि डी ई एनर्जी मतलब इतना छोटा एनर्जी दे, अब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। बट होता क्या है, अपन को एग्जैक्टली मतलब कि उससे ज्यादा एनर्जी देना होता है, एक बार में डेल्टा ई एनर्जी देनी होती है, और तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, तुरंत टूट के इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो दूसरा रीजन क्या हो गया? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तीसरा रीजन ये बोलता है इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि क्या? एचसी वर्मा में इसको बहुत अच्छे से एक बात ये समझाया गया है। देख, जैसे कि एक फूल है, बस बता दो, बस ये एक फूल है, ठीक है, ये फूल है, फ्लावर, ये एक फ्लावर है, ठीक है। वेव नेचर जो होता है ना, वो मतलब कि लाइट को ना अपन एक पाइप से लाइट इस पे डाल रहे हैं, ठीक है, पाइप से लाइट इस पे अपन डाल रहे हैं। बट ये वाला जो पार्टिकल नेचर जो होता है, अपन क्या करते हैं, इसमें एक ड्रॉप बूंद का डाल देते हैं, ठीक है। अब देख, इधर से पानी गिरी, ये धीरे धीरे करके, हाँ मतलब कि फिल कर रहे हैं। ये मेरा कौन सा नेचर शो कर रहा है? वेव नेचर शो कर रहा है। तुम एक पाइप से एक पानी को डाल रहे हो बकेट में, ये मान ले कि तेरा बकेट है,
तो पानी एक बार में तो बाल्टी पूरा ऊपर तक नहीं भर जाता ना, धीरे धीरे करके ऊपर तक बढ़ता है। और इसमें टर्म क्या है, जब ये पानी ऊपर तक जब भर जाएगा तो ये फूल टूट के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो अगर लाइट का अगर वेव नेचर होता, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर वेव नेचर शो कर रही होती, तो लाइट पहले धीरे धीरे करके इसकी एनर्जी बढ़ती और बाद में जाके फुल टूट जाता, मतलब कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता। बट होता क्या है, ये सोच कर रहा है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, ये एक गोला या बैलून का मतलब पानी से भरा हुआ मतलब गुब्बारा है, जैसे ही इस पे गिरा इसने इसको, वो तो उसको तुरंत फिल कर देगा, जैसे ही इस पे गिरेगा पूरा फिल कर देगा और तुरंत टूट के नीचे गिर जाएगा। क्या हमारा यही चीज होता है, जैसे अगर अपन एनर्जी देते हैं तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलता है ना। अगर वेव नेचर होता, अगर वेव नेचर होता तो अपन को टाइम लगता फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने में, ठीक है। बट होता क्या, तुम्हें पता है कि डायरेक्ट अगर जैसे अपने एनर्जी फोटॉन्स दिया तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये एचसीवी में बताया गया था, ये एनालॉजी दी गई थी। तो इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन होता है उससे भी हमें क्या पता चलता है, फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट जो है वो मतलब कि कौन सा नेचर शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट शो कर रही है, ठीक है। समझ में आ गया। नाउ नोट इट डाउन। ये 3 रीजन एग्जैक्ट लिखने को आ सकते हैं, ठीक है। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये 3 रीजन मतलब कि अगर लिखने के लिए आएंगे थ्योरेटिकल में तो ये आ सकते हैं। लिख लिया, लिख लिया। अच्छा, अब मैं तेरे से एक बात पूछता हूँ। मैंने तुझे बताया था कि फोटोन का, मैंने तुझे मतलब कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे फोटोन क्या होता है। तो मैं भी वही चीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में अपन बात करेंगे फोटॉन्स के बारे में। अच्छा, सबसे पहली बात बता, फोटॉन्स क्या होते हैं? लाइट के पार्टिकल्स, लाइट के पार्टिकल्स ऑफ लाइट है उसको फोटोन कहते हैं। और उसको और क्या नाम देते हैं? एनर्जी बंडल्स भी कहते हैं और क्वार्क्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। फोटोन क्या होते हैं? पार्टिकल ऑफ लाइट होते हैं, पार्टिकल ऑफ लाइट होते हैं। इसको अपन एनर्जी बंडल भी कहते हैं, एनर्जी पैकेट्स कहते हैं, पैकेट्स नॉट बंडल, एनर्जी पैकेट्स। और इसको क्वांटा ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, क्वांटा ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। अच्छा, अब मुझे बता फोटोन का मास क्या होता है? फोटोन का मास क्या होता है? फोटोन का मास न्यूटोनियन मैकेनिक्स में नहीं डिफाइन कर सकते हैं, बट उसका जो रेस्ट मास जो होता है, जब वो रुका हुआ एक जगह, फोटोन कभी ऐसे रुकता नहीं है, जब लेकिन मान लेते जब वो रुका हुआ होता है तब उसका रेस्ट मास 0 होता है, ठीक है। रेस्ट न्यूटोनियन मैकेनिक्स में तो अपन बता ही नहीं सकते उसका मास क्या है, बट रेस्ट मास जो होता है, मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 0, मतलब कि रेस्ट मास जो होती है वो 0 के बराबर होती है। अच्छा, अब उसकी स्पीड बताइए, स्पीड ऑफ फोटोन। हाँ, फोटोन इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या फिर तुम उसको ये भी बोल सकते हो 299,792,498। ये मतलब ऐसे ही रौला के लिए बोल सकते हो, किसी के सामने ऐसा दिखाने के लिए, क्या मुझे पता है ना, रौला काटने के लिए। बट ऐसा मतलब कि अगर एग्जाम्स में आएगा तो ये मत यूज कर लेना, 3 × 10⁸ ही यूज करना, ठीक है। स्पीड ऑफ फोटोन मतलब कि लाइट की स्पीड के बराबर होती है, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक और बात बता, वो कोलिजन कैसा करता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करता है, कोलिजन। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करता है, इसीलिए उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होता है। मतलब जो उसकी एनर्जी, मतलब जो पार्टिकल जो है वो टकराने के बाद मतलब कि वो फिर अलग अलग डायरेक्शन में अपना अपना चलने लगेगा। इस टाइम जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल रहेगी वही काइनेटिक एनर्जी मेरी फाइनल भी रहेगी, ठीक है। अच्छा, मैंने फोटोन की एनर्जी के बारे में बात करा था, मैंने फोटोन की एनर्जी के बारे में बताया था। ईच फोटोन के पास अपनी डेफिनेट काइनेटिक, अपनी डेफिनेट मोमेंटम भी होती है और डेफिनेट एनर्जी भी होती है ना। ईच फोटोन हैज इट डेफिनेट एनर्जी
एनर्जी एंड मोमेंटम। अच्छा, तो इसके एनर्जी के बारे में बताइए, एनर्जी कैसे करके इसको डिफाइन करेंगे? एच सी बटे लैम्डा करेंगे, या फिर तुम उसको क्या लिख सकते हो, एच एफ भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। अच्छा, इसके मोमेंटम को कैसे डिफाइन करोगे? लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी, या तो फिर तुम इसको क्या लिख सकते हो, पी इज इक्वल टू एच बटे लैम्डा लिख सकते हो। ठीक है, पी इज इक्वल टू एच बटे लैम्डा भी लिख सकते हो इसको। अच्छा, इसकी मोमेंट, इसकी फॉर्मूला एक और लिख लो क्या, इसका एक और फॉर्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पी सी। ठीक है, या मोमेंटम इज इक्वल टू ई बाई सी। मोमेंटम इज इक्वल टू ई सी या पी इज इक्वल टू ई बाई सी, एक याद रख ले, या ये दोनों में से कोई एक याद रख ले, ये तो तुम्हें याद ही होगा और ये तो याद ही होगा। ये वाला फॉर्मूला पता है कैसे करके आया होगा, एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अपन को पता है कि मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। तुम क्या लिख सकते हो, एम सी इंटू सी। ठीक है, एम सी इज पी हो जाएगा, पी इंटू सी, एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू सी, यही बात मैंने लिखा। बट मोमेंटम के टाइम में पी इज इक्वल टू ए बाई सी हो जाएगी मेरी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला को याद रखना, ये वाला पूछता है बहुत बार। अच्छा, पूछ, कौन? तो दिख ही नहीं रही। हो गया? अच्छा, तुम्हें पता है जैसे अगर अपन इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ेंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और फोटॉन्स बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा? एनर्जी, एनर्जी ना बोल दियो, फोटॉन्स बढ़ने के कारण क्या हो जाएंगे? इंटेंसिटी से बढ़ा ही दिया। हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ, और फोटो करंट बढ़ जाएगी हमारी, है ना, फोटो करंट इंक्रीज। ठीक है, अच्छा, ये मेरे को एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, हाँ ऑप्शन इसने मुझे दिया है एच सी बटे नहीं एच एफ बटे सी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के जगह मैंने तुझे एक बात बताया था कि न्यू भी लिख सकते हैं, उल्टा न्यू। ठीक है, न्यू, ठीक है, न्यू, ठीक है, न्यू, म्याऊ नहीं बोल देना अब, हाँ न्यू। ठीक है, एच न्यू भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा दिया है 0, सी ऑप्शन जो है वो मेरा है एच लैम्डा बटे सी स्क्वायर, एंड डी ऑप्शन जो है वो मेरा है, कहाँ पे, लैम्डा इज क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, एच लैम्डा बटे सी। मुझे बताना है कि मोमेंटम क्या होगा वेवलेंथ लैम्डा, फोटोन का वेवलेंथ जिसका लैम्डा दिया हुआ है उसका मोमेंटम क्या होगा। हो गया? इसमें देखो लैम्डा के टर्म्स में बहुत कम ही आंसर है। ठीक है, दो ऑप्शन है वो लैम्डा के टर्म्स में है, तो कुछ ऐसा करना जिससे लैम्डा स्पीड ऑफ लाइट या फिर वेलोसिटी जिसको बोल सकते हो और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन आ जाए, कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाना दिमाग में। अपन ने पढ़ा है वो फॉर्मूला। इस ऑप्शन जितने भी दिए हुए हैं ना उनमें क्या क्या कॉमन है, फ्रीक्वेंसी कॉमन है, वेवलेंथ कॉमन है और स्पीड ऑफ लाइट कॉमन है ना। तो कोई एक ऐसा फॉर्मूला बताना जिसपे मतलब कि ये तीनों चीज कॉमन हो। अपन को तो मोमेंटम का भाई, फोटोन के मोमेंटम का तो बस एक ही फॉर्मूला पता है, लैम्डा इज इक्वल टू
लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, या पी इज इक्वल टू एच बटे लैम्डा। बट ऐसा ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, एक भी ऑप्शन यहाँ पे ऐसा नहीं है, भले दिस इज करेक्ट बट ऑप्शन में ये नहीं है। तो अपन को इस लैम्डा को तोड़ना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में, है ना। या फिर तुम इस लैम्डा को तोड़ लो या एच को तोड़ लो, जिसको तोड़ना है तुम्हें तोड़ लो, ठीक है। समझ में आया? स्पीड ऑफ लाइट में अपन बहुत बार कर दूं, मैं करूं? अच्छा, अपन को तो बस मोमेंटम का भाई बस एक ही फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू एच बटे लैम्डा, हमें ये पता है, ठीक है। कोई भी अगर फॉर्मूला दिमाग में ना आए, सबसे पहले फोटोन के लिए फॉर्मूला लिख लेना। अब तुम देख रहे हो वाला ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लैम्डा बताया था मैंने तुम्हें, वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, नहीं बताया था? हाँ, तो यहाँ पे वेलोसिटी किसके बराबर है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, देन लैम्डा इज इक्वल टू c by f, same you'll have to put here lambda, h is equal to c multiplied f, और एक फॉर्मूला क्या निकल गया? hf बटे c, मोमेंटम इज इक्वल टू hf बटे c। हो गया? क्या हो गया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, हो गया? अच्छा, एक क्वेश्चन जो है वो मेरा बोल रहा है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। द मोमेंटम ऑफ फोटोन, द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम्हें पता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा? इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। एनर्जी इतना दिया हुआ है इन केजी मीटर पर सेकेंड, इन केजी मीटर पर सेकेंड विल बी। ये मुझे पूछ रहा है कि मोमेंटम बताना है इन केजी मीटर पर सेकेंड, जिसका फोटोन का जो एनर्जी दिया हुआ है वो मेरा दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरी एनर्जी दी हुई है। मेरे को फाइंड करना है पी, इन किस टर्म से फाइंड करना है? केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का यूनिट तो पता होगा ना, मोमेंटम का यूनिट तो पता होगा। किसी को दिक्कत है क्या उसमें? कैसे आया बताइए वाला, कैसे आया? हाँ तो पूछिएगा ना ब्रो। एम वी होता है, मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है, और ये क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है ना, तो केजी मीटर पर सेकंड हो गया। पूरा 11th गोल करके आया हो ब्रो। हो जाएगी सॉल्व हो जाएगी या मैं करूं? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन तो अपन इसको ये करना पड़ेगा, मतलब कि डायरेक्ट सीधा आंसर नहीं आएगा। इसका ऑप्शन है 5 इंटू 10 टू द पावर -2, 0.33 इंटू 10 टू द पावर 6। सी ऑप्शन जो है वो मेरा 7 इंटू 10 टू द पावर -24, और डी ऑप्शन है 10 टू द पावर -22। हो जानी चाहिए, एक फॉर्मूला बेस्ड था, बस एनर्जी को मोमेंटम के टर्म्स में तोड़ना था। मैंने तुम्हें बताया था एक फॉर्मूला जो एनर्जी और मोमेंटम के टर्म्स में था। कौन सा था? या तो तू एनर्जी इज इक्वल टू पी सी याद रख ले, ये ज़्यादा आसान होता है याद रखना क्योंकि अपन को दिखता ही है, या P इज इक्वल टू ई बाई सी पे नोट कर ले इसको, ठीक है। यहाँ पे मेरा एनर्जी क्या दिया हुआ है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन वी नो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देख, क्योंकि मुझे निकालना केजी मीटर पर सेकंड में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मुझे जूल में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे?
1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो सीधा इस वैल्यू को पुट कर दे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्या हो? अच्छा 19 ही तो है, अच्छा उसमें लिखना भूल गया। और सी स्पीड ऑफ लाइट मेरा कितना होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा ऑप्शन आएगा 5.33 इंटू 10⁻, हाँ डी ऑप्शन नहीं, 5 इंटू 10⁻22 ऑप्शन है। तो ये 5.33 है, तो नियरली इज इक्वल टू, तुम इसको 5 तो लिख ही सकते हो ना, 5 इंटू 10⁻⁻20, हाँ -22 है, -22 हो जाएगा। इधर -19 है, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये वाला फिर -8 हो जाएगा, 10⁻⁻8 हो गया, इधर से इसको मिटा दे, -8 हो गया, तो इधर से मिलके कितना आ गया ये 10⁻2 बचा, इधर -2 बचा, 1.6 इंटू 10⁻21/3। ठीक है, अब बस तुम इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा 0.533, और जब तुम इसको ये करोगे 5.33 इंटू 10⁻22 आएगा। समझ में आ गया? अच्छा हो गया ना? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मतलब कि बहुत बार भी मतलब पूछा गया है इसको, इसमें बस क्या है ना कि ये बहुत मतलब कि वर्क पावर से मतलब थोड़ा सा रिलेटेड हो जाता है। ये क्या बोल रहा है, अ रेडियो ट्रांसमीटर एक रेडियो ट्रांसमीटर है, ऑपरेट्स एट फ्रीक्वेंसी operates at frequency 880 किलो हर्ट्ज, हमें पता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, एंड पावर 10 किलो वोल्ट, एंड पावर 10 किलो वाट। द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड विल बी, द नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per second will be। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा? क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? हाँ कहाँ केजी है वो, किलो हर्ट्ज है वो, किलो हर्ट्ज, KHZ। पानी देना। समझ में आया क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है? देख, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का ना बहुत इजी तरीका ये होता है कि हमारे पास एक सोर्स है, ठीक है, सोर्स है जिसकी पावर यू है, मतलब यही वाली पावर है इसकी, और ये क्या निकाल रहा है, ये ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, छोटे छोटे मतलब पार्टिकल्स को ये निकाल रहा है, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे, ये सोर्स टोटल कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालेगा? n फोटॉन्स निकालेगा, और n फोटॉन्स है, ईच फोटॉन की एनर्जी मेरी कितनी दी हुई है, ऑपरेट्स किस फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, 880 किलो हर्ट्ज पे कर रहा है, तो सबकी मान ले एनर्जी ई है, ई है, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे, जो ये इसका एनर्जी है, मतलब कि ये मतलब जब भी पूछेगा ना फोटोन एनर्जी पर सेकंड में पूछेगा, ठीक है, तो U इज इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, n टाइम्स ऑफ E लिख सकते हो, ठीक है। और U के जगह पे तुम क्या पुट करोगे, 10 किलोवाट पुट करोगे, 10 इंटू 10⁻³ वाट इज इक्वल टू n, और एनर्जी को तुमने किस में तोड़ना है, HF में तोड़ना है, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी दी हुई है HF। बस अब क्या कर, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19
और फ्रीक्वेंसी की जगह ये वाला पुट कर दे, 880 है इंटू 10⁻³ कर दे। 3 क्यों करना है? क्योंकि किलो हर्ट्स में इज इक्वल टू 10 इंटू, हाँ पूछ कहाँ पे h कहाँ 1.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, सॉरी 6.6। समझ में आ गया? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो किस पे तोड़ देना है? ये वाला बस इस पे तोड़ देना, ठीक है। यूज इक्वल टू एन ई। तो पूरी साइड में बैठी है तो थोड़ा इधर आके बैठ। हाँ ये है तो उसको उठा के पीछे कर दूं मैं, आगे बैठ जाएगा। हाइट के अकॉर्डिंग बैठा करो ना, है तो तू पिद्दी, बैठती है पीछे। लिख लिया? इसका आंसर आएगा तुम्हारा लगभग आएगा, मतलब उसके डायरेक्ट तो नहीं आएगा, लगभग ये आएगा 1.72 इंटू 10⁻31। कितना है? अपन को ये एनी फाइंड करना है, ठीक है। लिख लिया इसको? लिख लिया? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन होमवर्क लेना है क्या? एक क्वेश्चन होमवर्क ले ले। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 667 nanometers is produced by helium, is produced by helium neon laser, the power emitted is 9 milliwatt. The power emitted is 9 milliwatt. The number of photons arriving per second, the number of photons arriving per second on the target by this beam. ऑप्शन है मेरा ए 3 इंटू 10⁻16, बी ऑप्शन है मेरा 9 इंटू 10⁻15, सी ऑप्शन है मेरा 3 इंटू 10⁻15 एंड डी ऑप्शन है मेरा 9 इंटू 10⁻17। ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन को? इंटू -3, यस। हो गया, लिख लिया? हो गया? अच्छा, क्या कहाँ पे है तू? अराइविंग पर सेकेंड ऑन द टारगेट बिल, यस दिस इज होमवर्क।
हो गया, लिख लिया? ऑप्शन तो लिख ले, किसी ऑप्शन लिख ले। चल, एक मेरा 200 वाट सोडियम लैंप है, 200 वाट, 220 नहीं है, 200 है, 200 वाट सोडियम लैंप है मेरे पास, 200 वाट सोडियम लैंप है जो येलो इमिट लाइट इमिट कर रहा है, इमिट येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ, येलो लाइट निकाल रहा है जिसका वेवलेंथ जो है वो मेरा दिया हुआ है 0.6 नैनोमीटर्स, 0.6 माइक्रोमीटर। assuming it is efficient to convert, assuming it is efficient in converting 25% of electrical energy the number of photons of yellow light emitted is the number of photons of yellow light will। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा? क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा? एक सोडियम लैंप है जो येलो लाइट इमिट कर रहा है, उस लाइट की जो वेवलेंथ जो मेरी कितनी दी हुई है 0.6 माइक्रोमीटर्स दी हुई है। अज्यूमिंग इट इज इफिशिएंट इन कन्वर्टिंग 25% ऑफ द एनर्जी, जो यू था ना, जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज करता था, अब टोटल 100% यूज नहीं कर पा रहा है इसका, अब बस कितना यूज कर पा रहा है 25% यूज कर पा रहा है, 25% यूज करके ही ये लाइट बना दे रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है 25% तो यूज कर रहा है, अब नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होंगे येलो लाइट के अब कितने निकलेंगे। क्वेश्चन तो इजी है, तो बस तुम्हें बस एक फॉर्मूला तो बताइए, एनर्जी मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E। ठीक है, बट ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी 100% यूज करेगा तब होगा, अभी कितना यूज कर रहा है 25% इस U का यूज कर रहा है, तो 25/100 इंटू दिस U इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E। अच्छा, और अभी U मेरा कितना दिया हुआ है 200 वाट मेरा दिया हुआ है, 25/100 इंटू 200 इज इक्वल टू n, जो अपन को फोटॉन्स निकालने। अब देख एनर्जी लाइट की जो एनर्जी जो है ना वो वेवलेंथ के फॉर्मेट पे दी हुई है, क्या लिखोगे hc/लैम्डा, और इस लैम्डा को किस में रखोगे माइक्रोमीटर में, तो माइक्रोमीटर 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है 10⁻⁻। नैनोमीटर में नहीं दिया ना, माइक्रोमीटर में दिया ना। कब रखते हैं उसको, जब 1240/लैम्डा कहाँ पे हो नैनोमीटर्स में हो, है ना। अगर तू करना चाहो तो कर सकते हो, तुम इसको पहले नैनोमीटर में निकालो फिर उसको पुट कर देना। ठीक है, hc/लैम्डा को अपन क्या लिखेंगे 0.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स, और एससी की जगह पे एससी की वैल्यू पुट कर देना, इधर से तुम्हारी एन की वैल्यू आ जाएगी। लिख लिया? हो गया? अच्छा, एक और होमवर्क क्वेश्चन है, ये ले ले। A source S1, you will have to write it down with me. A source S1 is producing 10⁻15 photons per second of wavelength
of wavelength 5000 angstrom. 5000 angstrom. Another source S2 is producing another source S2 is producing another source S2 is producing 1.02 into 10 to the power 15 photons per second of wavelength 5100 angstrom. Then power of S1 by S2 is पावर ऑफ S1 बाई S2 इज क्या होगा? ऑप्शन है मेरा 1.00, बी ऑप्शन है मेरा 1.02, क्या हुआ? कौन बड़ा क्वेश्चन बोल रहा? 1.04 सुनाई देता है मुझे, बहरा नहीं हूं मैं। चल 0.98, इसको सॉल्व करना है, इसको नहीं, इस पे S1 बाई S2 का रेशियो निकालना है। सॉरी S2 बाई S1 कर देना इसको, S2 बाई S1 है, S2 बाई S1 का रेशियो निकालना। ठीक है, होमवर्क लिख लिया। अब अपन बढ़ जाएंगे डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के ऊपर। लिख लिया इसको? यस, दिस इज अब न्यू टॉपिक। तू ठीक नहीं भी बोलेगी मैं फिर भी पढ़ाऊंगा। हो गया? अब अपन बात करेंगे डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। लिखते हैं अपन डी ब्रॉगली हैं, डी ब्रॉगली लिखते हैं हाइपोथेसिस। और ये इन्होंने कब दिया था? 1924, आज से पूरे 100 साल पहले। ये 2024 चल रहा, हाँ सेंचुरी हो गया। सोच उस टाइम बस ये डिस्कवरी हुई है, अभी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह कंडक्ट नहीं हुआ है। एक्सपेरिमेंट वगैरह फिर 50 साल लगे। तुम लोग मान लोगे 50 साल के मतलब बहुत ओल्डी वाले पढ़ रहे हो, अभी इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं हुआ, अभी तो रिसर्च हो ही रही है इस चीज़ों पे। तो हाँ, डी ब्रॉगली ने ना कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ नहीं करा, ठीक है, डी ब्रॉगली ने कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं हुआ। हाइपोथेसिस क्या होता है? जो क्लास में बैठ के जो अपन बोलते हैं ना कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सेम उन्होंने ये बात करा, मतलब हाइपोथेसिस दे दिया। ठीक है, हाइपोथेसिस जो मतलब कि क्लास में बकहती कहते हैं ना जिसको, वो कर रहे थे बैठ के। इन्होंने बोला लाइट जो है, नो बट दिस बकहती इज नॉट दैट बकहती, बट दिस इज, इन्होंने मतलब कि बहुत अच्छा बात करा। ठीक है, बाद में इनको जाके नोबेल प्राइज भी मिला, ऐसा मैं समझो, समझे? तो ऐसी बकहती करो जिसके बाद तुम्हें प्राइज भी मिले, ऐसा नहीं कि मार खा जाओ। तो लाइट, तो इन्होंने क्या बोला ना, इन्होंने बोला लाइट जो है वो वेव नेचर भी शो करती है, पार्टिकल नेचर भी शो करती है। लाइट वेव होके एक पार्टिकल नेचर शो करती है, तो एक पार्टिकल होके वेव नेचर क्यों नहीं शो कर सकता? यही बात बोला था वो। जब लाइट वेव होके, लाइट होता क्या है? hc/λ ही तो होता है ना, उसमें लैम्डा वेवलेंथ ही तो होता है। तो वेवलेंथ ही क्या होता है? लाइट के, वह वेव के पास ही वेवलेंथ होती है, लैम्डा होती है। ठीक है, तो उसने बोला जब लाइट के पास जब वेव है, तो वेव होके वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, तो एक पार्टिकल जो है वो पार्टिकल होके वेव नेचर क्यों नहीं शो कर रहा? मतलब वो भी करेगा। इन्होंने बोला कि जैसे कि लाइट एक वेव होके पार्टिकल नेचर शो करता है, वैसे पार्टिकल एक पार्टिकल होके वो वेव नेचर शो करेगा। ठीक है, उन्होंने बोला कि पार्टिकल भी एक वेव है, हम आप तुम सब जो भी है इस दुनिया में सारे वेव है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये बताया ना, नेचर जो है वो सिमेट्रिकल है। हमें सब पता है कि नेचर सिमेट्रिकल है। तुम जब एक फूल भी देखते हो ना, फूल में भी एक सिमेट्री बनी हुई रहती है। ठीक है, हर एक चीज़ हो, तुम चाहे तुम कोई भी फूल उठा के देख लो, तुम इस पूरी दुनिया के कोई भी मतलब कि सोलर सिस्टम को हमारी देख लो, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को देख लो,
अलग गैलेक्सीज को देख लो, सब में एक डेफिनेट पैटर्न्स हैं, ठीक है। और डेट डेफिनेट पैटर्न्स मतलब कि हमें मैथमेटिकल टर्म्स में निकालने होते हैं वो कौन सा पैटर्न को शो कर रहा है। एक जो फूल होता है वो उसी पैटर्न को फॉलो करता है, पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। वो ऐसा नहीं कि बस ये फूल ऐसा उग गया तो दूसरा वाला ऐसा नहीं उगेगा, वो भी तो ऐसा ही करता है, ठीक है। तो इस पूरे नेचर में ना सिमेट्री है, चाहे वो हम हैं, आप हैं, चाहे दुनिया का कोई भी चीज़ है, हमारे मतलब कि इस पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज़ है, हर चीज़ में एक सिमेट्री है। तो इन्होंने बोला नेचर हैज सिमेट्री, नेचर हैज सिमेट्री, नेचर के पास सिमेट्री है। इफ रेडिएशन, इफ रेडिएशन, रेडिएशन समझ लिया तो लाइट समझ ले, बिहेव्स एज पार्टिकल, एज पार्टिकल, पार्टिकल ऑल्सो बिहेव एज वेव, पार्टिकल ऑल्सो बिहेव एज वेव, ठीक है। उसी के बाद उन्होंने एक रिलेशन दिया, अपन ने जो रिलेशन जो पढ़ा था वो क्या था, मोमेंटम इज इक्वल टू एच बटे लैम्डा। देख मोमेंटम किस चीज का होता है, मेरा मोमेंटम होगा, तुम्हारा मोमेंटम होगा, पार्टिकल का मोमेंटम होता है। मोमेंटम पार्टिकल के लिए डिफाइंड होता है, मोमेंटम किसके लिए डिफाइंड होता है, पार्टिकल के लिए। और लैम्डा किसके लिए डिफाइंड होता है, वेव के लिए। तो इन्होंने एक रिलेशन दे दिया P इज इक्वल टू एच बटे लैम्डा। जैसे जैसे किसी भी चीज की अगर वेव नेचर बढ़ती जाएगी तो पार्टिकल नेचर कम होती जाएगी, पार्टिकल नेचर या उसका मोमेंटम कम होता जाएगा, ठीक है। और पार्टिकल जो वेव है ना, इसका एक इन्होंने अलग सा नाम दिया, ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडल वेव नहीं है, इसको उन्होंने अलग नाम दिया जो था मैटर वेव, मैटर वेव। और बाद में ये चीज जाके इलेक्ट्रॉन ने प्रूफ भी कर दिया कि यस इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं है, एक वेव भी नेचर भी शो करता है। जब डेविएशन और जर्मन एक्सपेरिमेंट जब हुआ था ना, तब मतलब कि उसने इलेक्ट्रॉन ने डिफ्रैक्शन के पैटर्न को शो कर दिया। और डिफ्रैक्शन अपन को पता है, डिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है, लाइट्स में होता है, ठीक है। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है, मैंने अब इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तुम्हें पता है कि मास एक कोई पार्टिकल का होगा, वेलोसिटी एक पार्टिकल होगा। या तो मैं दौड़ रहा हूं तो मेरे पास मास है, मेरे पास वेलोसिटी है। वैसे वेवलेंथ किसके पास होगा, वेवलेंथ लाइट के पास होगा, लाइट के पास होगा, या जो वेव है उसके पास होगा। तो इन्होंने एक रिलेशन क्या दे दिया, P इज इक्वल टू एच बटे लैम्डा। इसका तुम लोग P इज इक्वल टू एच बटे लैम्डा का तुम ग्राफ बना सकते हो क्या, P इज इक्वल टू एच बटे लैम्डा का तुम ग्राफ बना सकते हो क्या। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इधर P इधर लैम्डा, ये कैसा बनेगा ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। इसमें क्या होता है ना, तू देख जैसे जैसे अपन इधर की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ मेरी कम हो रही है, अपन इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए, इधर बिल्कुल टिक पे आ गए। जब हम वेवलेंथ जितना ही कम करते जा रहे हैं, मेरा क्या लग रहा है, मोमेंटम उतना ज्यादा हो रहा है। मतलब कि जिस चीज की अगर वेव नेचर अगर बढ़ती जा रही है तो उसकी पार्टिकल नेचर खत्म होती जाएगी, और जिसकी पार्टिकल नेचर या फिर मोमेंटम बढ़ती जा रही है उसकी वेव नेचर कम होती जाएगी, ठीक है। यही बात इन्होंने बोला था। अच्छा, तो अब एक ये होता है ना, तुम्हें मतलब कि एक बॉल का तुम्हें बताना है कि तुमने एक बॉल को थ्रो करा, तुमने एक बॉल को थ्रो करा, उस बॉल का कोई मास होगा, उस बॉल पे कोई वेलोसिटी होगी, तो तुम मुझे बता रहे हो कि वो कैसा वेव नेचर शो कर रहा है, ठीक है। देख इन्होंने इस पे एक एक्सपेरिमेंट करने करा। इन्होंने बोला कि हम तुम जितने भी लोग हैं हम सारे वेव है, बट जब कैलकुलेशन के बाद हमारी जो लैम्डा जो आती है ना, वो हेवियर पार्टिकल के लिए वो इतनी छोटी आती है, लैम्डा इतनी छोटी आती है कि वेव नेचर निग्लिजिबल हो जाता है। वो होता है बट इतना कम हो जाता है कि अपन उसको निग्लिजिबल नेग्लेक्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए जब अपन क्रिकेट जब खेलते हैं तो बॉल जब हमारे बॉल को जब तुमने मारा तो बॉल को जब हिट करा तो वो हमें बॉल ही नजर आती है, पार्टिकल ही नजर आती है, वो वेव नहीं बन जाती है। तो देख, तो इस पे इन्होंने बोला था ना, फॉर हेवी पार्टिकल, फॉर हेवी पार्टिकल वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, और वेवलेंथ स्मॉल तो मतलब कि
wave nature small, is very small, so it cannot be measured. इतना छोटा हो गया कि इसको अपन मेजर ही नहीं कर सकते हैं. तो इन्होंने ना इस पे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था. इन्होंने क्या करा था, अपन को क्या फाइंड करना है, फाइंड लैम्डा ऑफ बॉल. एक बॉल है जिसका मेरे पास मास मेरे पास दिया हुआ है 100 ग्राम. क्या हुआ, कहां पे, वेरी स्मॉल, स्मॉल मीन्स इट कैन नॉट बी मेजर. ठीक है, अब देख, फाइंड द लैम्डा ऑफ बॉल जिसका मेरे पास मास दिया हुआ है 100 ग्राम, मूव विथ वेलोसिटी, मूव विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. सबसे पहले इन्होंने अपने ऊपर कंडक्ट करने से पहले सोचा कि एक बॉल को पहले मेजर कर लेते हैं. 100 ग्राम की बॉल को पहले मेजर कर लेते हैं. हाँ होता है 100 ग्राम का बॉल. तो अपन को एक रिलेशन पता है कि मोमेंटम और वेवलेंथ का मेरे को पास एक रिलेशन पता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, पी इज इक्वल टू एच बटे लैम्डा. इधर से मेरा लैम्डा निकल जाएगा, मतलब कि वेव नेचर निकल जाएगा. लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी. अब पी की जगह पे तो क्या पुट कर दे, मास इंटू वेलोसिटी पुट कर दे. यहाँ पे मेरा मास कितना है 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, पहले एच के वैल्यू पे एच के वैल्यू पुट कर, 6.6 इंटू 10⁻⁻34. मास की जगह पे 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम इज इक्वल टू कितना केजी रखना पड़ेगा इसको, कितना हो जाएगा 100 इंटू 10⁻, बता कितना हो जाएगा 10⁻³ इंटू वेलोसिटी तो मेरी 20 के 20 ही है, तो 20 का 20 ही पुट कर देते हैं. ठीक है, तो इस टाइम जो मेरा जो वेवलेंथ आया पता है वो कितना आया. इस टाइम जब अपन ने इसको जब कैलकुलेट करा तो मेरा वेवलेंथ जो आया वो आया 3.3 इंटू 10⁻⁻34 मीटर के आसपास आया. अब तुम सोचोगे कि चलो इसको तो तुम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो. 3.3 इंटू 10⁻⁻24 एंगस्ट्रॉम. तुम देख रहे हो एक एंगस्ट्रॉम ही कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम ही कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10. इधर देख एंगस्ट्रॉम का भी इतना छोटा पार्ट ही है, 3.3 इंटू 10⁻⁻24 एंगस्ट्रॉम है, मतलब कि एंगस्ट्रॉम का भी -24वां पार्ट, मतलब कि इतना कम छोटा. और लाइट की वेवलेंथ वगैरह अपन को पता है 10⁻³ नैनोमीटर से लेकर के 0.1 मीटर से ऊपर तक अपन हमारी बढ़ती है. तो ये इतनी ही छोटी वेव नेचर निकालता है ना. अब तो यहाँ पे अगर अपनी वेट अगर डालोगे ना, अगर तुमने मानो कि यहाँ पे अगर अपना वेट डाल दिया, अगर तुम्हारे मास में अगर अपना वेट डाल दिया, फिर भी ये कैलकुलेशन पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि तुमने 100 किलो डाल दिया, 100 किलो 100 kg डाल दिया, हाँ तो -3 बस मेरा हट जाएगा, फिर भी इस कैलकुलेशन पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा. ये बोलता है ना कि हेवियर पार्टिकल्स के लिए लैम्डा जो होता है वो मेरा वेरी स्मॉल होता है, बहुत छोटा है. तुमने वो देख भी लिया कितना छोटा हो रहा है. बट बहुत छोटे पार्टिकल के लिए ये वैलिड होता है. बहुत छोटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन्स. लेट टेक इलेक्ट्रॉन. ठीक है, लेट टेक इलेक्ट्रॉन. P इज इक्वल टू एच बटे लैम्डा, या लैम्डा इज इक्वल टू एच बटे पी. तुम h की जगह पे 6.6 इंटू 10⁻34 पुट करोगे, और p की जगह पे तुम क्या पुट करोगे, वेलोसिटी पुट करोगे. वेलोसिटी पुट करोगे, मास इंटू वेलोसिटी. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है. वेलोसिटी की जगह पे तो कुछ भी वेलोसिटी पुट कर. चल मैं स्पीड ऑफ लाइट ही ले लेता हूँ, 10⁸ ही ले लेता हूँ, 3 इंटू 10⁻ होता है. मान लेना, ले ले. मैं बात कर रहा हूँ बस तू मास पे फोकस करना. ठीक है, जैसे जैसे तू मास पे फोकस करना. 6.6 इंटू 10⁻⁻34. जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये कुछ एंगस्ट्रॉम में तो आ ही जाएगा. ठीक है, ये कुछ एंगस्ट्रॉम में तो आ ही जाएगा. मतलब जिसका बॉडी का मास जितना छोटा, उसका वो वेव नेचर उतना ज़्यादा वो शो कर सकता है. ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो गया, प्रोटॉन के लिए हो गया, न्यूट्रॉन्स के लिए हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए वैलिड है. बट हम जैसे बड़े पार्टिकल्स के लिए वैलिड नहीं है. बट वेव हम भी हैं, वो
बात ये है कि अपन वेव है, वेव नेचर इतना ही कम शो करते हैं कि मतलब कि वो निग्लिजिबल ही हो जाता है। हाँ, हमारे में भी मतलब होता है बट इतना ही कम होता है कि वो निग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, एक ये वाला ग्राफ को याद रखना, ये हमेशा पूछने को आता है। P इज इक्वल टू एच बटे लैम्डा का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ ये आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बस कर लेते हैं अपन। अच्छा, इसमें मैंने बोल रहा है ना, इफ वी कंसीडर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड फोटोन, इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन्स of same wavelength, they will have same, ऑप्शन है मेरा मोमेंटम, दूसरा ऑप्शन है मेरा एंगुलर मोमेंटम, तीसरा ऑप्शन है मेरा एनर्जी, एंड डी ऑप्शन है मेरा वेलोसिटी। अगर मैं ये डिफाइन कर दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन और फोटोन का मेरा वेवलेंथ सेम है, तो इन चारों में से चीज से कौन सी चीज सेम होगी? वो तो क्यों होगी, बाकी सारे को क्यों नहीं होगी? हाँ, वेवलेंथ सेम है। किसी को पता है क्या एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ऐसे करके बोला ना, मुझे लगा कि अब आंसर देगी ये। नहीं, ओमेगा से तो एंगुलर वेलोसिटी को ये करते हैं। बताऊं, देखो ये रोटेशन का टॉपिक है। आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर जो होता है ना, उसको अपन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, बस मोमेंटम में ही एक रेडियस का कंपोनेंट ऐड हो जाता है, मतलब कि एक रेडियल कंपोनेंट ऐड हो जाता है। रेडियल कंपोनेंट क्या होता है? जैसे कि मान लो कि मैं, हाँ, जैसे कि मैं इधर दौड़ रहा हूं, मेरे पास एंगुलर, अभी मेरे पास मोमेंटम है, मैं दौड़ा, मेरे पास मोमेंटम है, बट मेरे से एक रस्सी बांध देता। ठीक है, एक रस्सी टाइप कर दी, अब मैं दौड़ा, अब मैं कैसे दौड़ूंगा? ऐसा करके दौड़ूंगा। जब मैं ऐसा दौड़ूंगा तो मेरे पास एक रेडियल कंपोनेंट होगा, और अब मेरा मोमेंटम का डायरेक्शन कुछ रेडियली निकलेगा। ठीक है, मतलब आर क्रॉस वी करके मेरा अब निकलेगा। ठीक है, इसको अपन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अच्छा, इधर मेरा, बट इस क्वेश्चन से इसका लेना देना कुछ था नहीं, ऐसे ही मैंने बता दिया। बोल रहा है मेरा लैम्डा सेम है, तो मेरा कौन सा चीज सेम होगा? मेरा मोमेंटम सेम होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि P इज इक्वल टू एच बटे लैम्डा होता है। एच तो रिमेन कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है। जब इसको भी जब तुमने कांस्टेंट बता दिया तो मोमेंटम दोनों का सेम, इसका भी मोमेंटम सेम, इसका भी मोमेंटम सेम, खत्म। बढ़ जाऊं क्या, एंड कर दूं? हाँ, टाइम हो रहा 11:10 कर दो। ठीक है, एंड कर दो क्वेश्चन।